Hey everyone, welcome back to another video of the channel. तो आज वन ऑफ द फेवरेट पर्सन के साथ पॉडकास्ट है. बहुत टाइम लगा इनसे बात करने में, वैसे बात करने में नहीं पर प्लान करने में ज़्यादा टाइम लगा. तो सर, सबसे पहली बात, जिस तरह से गेट फैकल्टी हो गए, अलग अलग टीचर्स हो गए, सब उनमें एक अलग जोश देखता है कि हाँ मोटिवेशन अलग रहता है. पर सर, जब नॉर्मल आपको देख रहा, मेरे को बहुत ज़्यादा काम सोच लगी आपकी कि बहुत ज़्यादा फोकस है. तो इसका सर क्या राज है? सबसे पहले तो थैंक यू लक्षित, मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए. और हम लोग काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे, जैसा बताया तुमने. शायद डिले इसलिए हो गया कि दोनों लोग ये कोशिश कर रहे थे कि परफेक्शन कैसे आएगा. तो लेट्स होप कि आज जो हम लोग कर रहे हैं, पहली बार है मेरा, सो शायद चीज़ें अच्छी निकल के आएंगी. और काम दिख रहा है मेरे ख्याल से हम सभी सारे टीचर्स वी ऑल आर एक्टर्स है ना. तो ऑन कैमरा हम कुछ अलग दिखते हैं एंड इसको हम बोलेंगे कि ये विश्वजीत वर्मा है बिहाइंड द कैमरा वाले. यस सर. ओके सर, सबसे बड़ी गलती तो मैंने ये करी, अभी आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया. तो सर, अगर मैं बोलूँ दो लाइन में, विश्वजीत वर्मा है कौन? पिछले 2 साल में इतना ज्यादा मैं विश्वजीत वर्मा को खुद इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ कि अब मुझे खुद से दोबारा इंट्रोड्यूस करने में लग रहा है कि अब मैं ऐसा नया क्या बता दूं कि विश्वजीत वर्मा कौन है. सो अभी तो बच्चा गूगल करेगा या यूट्यूब पर डालेगा विश्वजीत वर्मा, तो पहले ही बता देगा, यूट्यूब बता देगा कि ठीक है भाई, विश्वजीत वर्मा नाम सुना है, आगे बात करते हैं. यस सर. ओके सर, सरकाज़म के साथ है. तो अभी तक तो गूगल कर लिए होंगे कुछ लोगों ने. तो सर, मैं एक चीज़ हाँ. पर्सनली बता रहा, मैकेनिकल में सब होते सब्जेक्ट टफ, वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच है. और खासकर सर थ्योरी ऑफ मशीन्स सबसे ज़्यादा टफ है मेरे ख्याल से. हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स भी हो, पर थ्योरी ऑफ मशीन में सर सिर घूमने लगता है जब उसके मैकेनिज्म हो गए, गेयर्स हो गए, ये सब चीज़ें. बट सर, आपका जब यूट्यूब में वीडियो देखा था, सबसे पहला इंटरेक्शन वहीं से हुआ था, फ्रॉम माई साइड. सब मज़ा आ गया था. मतलब हर एक चीज़ को एक अलग एग्जांपल में, वो मेजर प्रोजेक्ट गबलर चाचा एक्सेट्रा चीज़ें, वो सर मतलब सर क्या, मतलब क्या स्ट्रेटेजी से पढ़ा लेते हो आपकी, वो इतना टफ सब्जेक्ट को आपने मज़े मज़े में पढ़ा दिया पूरा. मैं एक चीज बोलता हूँ कि जैसा मतलब वैसे एक हल्ला तो है, जब मैं मेरे टाइम पे बीटेक कर रहा था 2006 में, तो भी Yes, sir. ये चीज़ थी. कॉलेज में जैसे ही घुसे तो सीनियर से बता दिया था कि देखो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांचेस ये सबसे ज़्यादा टफ है. और इसमें भी मैकेनिकल में अगर बात करें तो टॉम सॉम इनका एक डर बैठा रखा था कि ये बहुत टफ चीज़ें हैं. एंड मैं कॉलेज का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जहाँ भी हम पढ़ते थे, जिनसे भी हमने पढ़ा है, तो जैसा उन्होंने पढ़ाया और डर बैठ गया कि भाई जब हमारे टीचर की जुबान लड़खड़ा रही है सामने, तो शायद ये चीज़ बहुत खतरनाक होगी. तो कहीं ना कहीं. और दूसरा, ऐसे आजकल जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ये उस समय थे ही नहीं, है ना. अगर आपको कोचिंग करनी है तो आप फिर दिल्ली जाओ या हैदराबाद जाओ, तो ईजिली रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे. तो पहला तो एक डर बढ़ा रखा है, दूसरा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, और तीसरा कुछ तो फैक्ट है कि हाँ ये चीज़ें हल्की फुल्की सी टफ हैं, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. लेकिन 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 ये बात मैं एज एन स्टूडेंट भी फील करता था, और एज ए टीचर भी ये बात कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट टफ है या वो बच्चे को इजी लगेगा, ये बात पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करती है. पूरा नहीं तो कम से कम 90% तो इस बात पर डिपेंड करती ही है कि आपके सामने उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है. मतलब इंसेप्शन मूवी देखी हम लोगों ने, ग्रेविटी मूवी देखी हम लोगों ने, या फिर दुनिया की कोई और ऐसी मूवी देख लो, कोई साईफाई मूवी देख लो जिसका स्टोरी बहुत पेचीदा होती है, लेकिन 3 घंटे के दौरान हम उस मूवी को जब देखते हैं ना तो फील कर पाते हैं, हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं आते, क्रॉस क्वेश्चन नहीं आते. तो फिर मुझे लगा, पहले भी लगता था स्टूडेंट लाइफ में और आज भी लगता है, कि चीजें अगर नरेट बहुत अच्छी तरीके से की जाए ना, तो वो स्टोरी बहुत इजी हो जाती है. हम किसी मूवी में बैठ करके कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं साथ वाले से कि अभी यार ये इसने क्या बोला, या विलन का अब अगला कदम क्या होगा. वो स्टोरी टेलर, डायरेक्टर जो है ना, तय कर देता है. वो इस सीन में ही कुछ ऐसा क्लू छोड़ देगा कि गंवार से गंवार
जनता भी जो बैठी है ना, वो भी ये महसूस कर पाएगी कि अब आगे जो है ना, हमें लग रहा है कि इसका मर्डर होगा, इसके लक्षण सही दिख नहीं रहे हैं। तो यही चीजें करनी होती हैं। यही चीजें हमने टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है कि यार चलो थोड़ा सा चीजें बच्चे को अल्टीमेटली समझनी है, और हमारा एम उसको पीएचडी कराना नहीं है। जब आप पीएचडी करने बैठोगे, रिसर्च करने बैठोगे, तो शायद थोड़ा सा सीरियसनेस की जरूरत और ज्यादा पड़ेगी, वहां पर चीजें मोनोटोनस होंगी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बच्चा ऑलरेडी चीजें पढ़ चुका है, आप 4 साल में चीजें पढ़ चुके हो, सब सीधी उंगली से घी नहीं निकला है, समझ में नहीं आया है, तो क्यों ना थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तभी तो बच्चा बैठेगा। 6 घंटे अगर मुझे उसको बिठा के रखना है कोचिंग इंडस्ट्री में खास करके, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में भी रखना है, और ऐसा रखना है कि उस बच्चे को जिंदगी भर वो याद रहे, है ना। जैसे बहुत कोई टफ फॉर्मूला है, तो अब अगर उसको कोई टीचर यही बोल दे, कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ बोल दे यार कि बच्चा जिंदगी में वो फॉर्मूला जब भी याद करे और उसको हल्का सा भी भूलने लग जाए, जिस पॉइंट पे मिस्टेक करने वाला है अपने को पता है कि वो यहाँ पे प्लस माइनस में मिस्टेक करेगा, तो उस प्लस माइनस पे ले जाकर के बच्चे को इतना पिंच कर दो कि वो अब दोबारा जिंदगी में जब प्लस माइनस की मिस्टेक करे तो उसको याद आ जाए कि यार यहाँ पे सर ने बोला था कि तुम गलती करके आओगे, तो वो अब नहीं करेगा। सर सर बहुत ही क्लियर कट आंसर था, बहुत ही शानदार आंसर। सर अब थोड़ा आपके ऊपर आते हैं, तो मतलब सर आपका नॉर्मल कॉलेज से कैसे बन गया कि यार आईआईटी बॉम्बे के एलम बनेंगे अपन, या फिर आईआईटी बॉम्बे से अपना एमटेक करेंगे, किस कहाँ से गेट की तैयारी शुरू हुई? क्योंकि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट डिमोटिवेशन के साथ जाता है, फर्स्ट ईयर का तो ठीक है, फिर कुछ दिन रहने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा फील आने लगती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इधर। सो कहानी बिल्कुल वैसे शुरू हुई जैसे जो भी लोग देख रहे हैं इसको, किसी भी, है ना, आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कहीं कोई भी छोटा सा कॉलेज का नाम ले लीजिए, हर वो बच्चा अपने दिल में जो फीलिंग रख रहा है वो हमारे पास भी थी। हम कोई बहुत आसमान से उतरे नहीं थे। कॉलेज का एटमॉस्फेयर ऐसा कि टेक्निकल चीज़ों से जो डर बैठना था वो बैठ गया। शायद अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये बात बोल दूंगा तो शायद बच्चे बोलेंगे कि यार जब टीचर का ये हालत था तो खैर, एक सीन ऐसा भी आया था मेरी लाइफ में, बीटेक कंप्लीट करते करते दिमाग में ये बैठ गया था, जैसे जब कॉलेज में कोई कंपनी आती थी, क्योंकि कॉलेज लाइफ में, और शायद 2006 से 2010 ये वो टाइम था जब इंटरनेट उतना हावी नहीं हुआ था, पीक पे नहीं था। इंटरनेट की क्या ही बात करें यार, हम लोगों के पास मोबाइल भी नहीं होता था। हम 5-6 क्लोज दोस्तों के बीच में शायद एक के पास मोबाइल होता था, और उस दोस्त से हम लोग अच्छे से बना के रखते थे, क्योंकि इसी दोस्त का नंबर हमने अपने घर पे दिया था और उसी से हमारे घर पे बात होती थी। तो ये वो दौर था। तो हम बाहर की दुनिया से कनेक्टेड थे ही नहीं। मेरे कुछ दोस्त जो 12th में अच्छी प्रिपरेशन करके आईआईटी जेईई में चले गए होंगे, कुछ लोग जो एनआईटीज में एडमिशन लिया होगा, और कुछ लोग हमारे जैसे जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले रखे थे। तो हम बिल्कुल कट गए थे एक दूसरे से, हमें पता ही नहीं था कि वो आईआईटी वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, या यूपी के कॉलेजेस में ये चल रहा है तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस में क्या चल रहा होगा, कॉम्पिटिशन्स कहाँ हो रहे होंगे, रोबोटिक्स के कॉम्पिटिशन दुनिया में किस किस लेवल पे हो रहे हैं, कुछ नहीं आइडिया था, एक कुएं के मेंढक टाइप। तो शायद 4th ईयर तक आते आते ये तो एक डर बैठ गया था, और खुद में मान लिया था कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फील तो नहीं आया है, क्योंकि जैसा सब लोग करते हैं वही हम भी करते थे। कॉलेज एग्जामिनेशन से जस्ट 1-2 दिन पहले कुछ चीजें पढ़ी हैं, अगले दिन जाके उल्टी कर दी है, लिख दिया है, और खुदा ना खास्ता पता नहीं कैसे पास होते चले जा रहे हैं। सर अभी अभी करके आए हूँ ये चीज मिड से हम करके आए हूँ। मिड सेम में तो टीचर से ये पूछ लेना, रिश्ते अच्छे बना के रखना कि सर बता दो इम्पोर्टेंट क्या है, उन्होंने इम्पोर्टेंट पे टिक लगा दिए, तो अपन ये इस तरीके से बस चलता था। तो कोई वो नहीं था, मतलब हमारे अंदर मैकेनिकल इंजीनियर पैदा भी नहीं हुआ था, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे अंदर का मैकेनिकल इंजीनियर बनने लगा था, पैदा ही नहीं हुआ था। टिल माय 4th ईयर कॉलेज में सोच भी क्या रहती थी कि कुछ
जो भी गिनी चुनी कंपनियां आती थी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज वाली, तो यही था कि यार नौकरी चाहिए, क्योंकि उस समय तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे, कोर में जाएंगे, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि कोर तो हमारे यहाँ आती ही नहीं थी। सोचा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था वहां तक कि अपने को कभी ये करना है। और फिर कॉलेज के जो प्लेसमेंट होते थे ना, तो वहां पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई बाई चांस कंपनी आई और जिसने बोल दिया कि मेरे सिलेक्शन प्रोसेस में टेक्निकल राउंड होगा, तो फिर अपन हाथ खड़े कर देते थे कि भाई यार टेक्निकल राउंड होगा, हमको कुछ आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता, एप्टीट्यूड केवल सीख लेंगे और उससे कर देंगे आगे। तो दिमाग में ये बन गया था कि किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले जाएंगे, फिर वो C++ सिखाएंगे और हम सीख लेंगे। पहले वो 20,000 रुपए देंगे, फिर अगले महीने से वो 30,000 रुपए दे देंगे, 40,000 रुपए में तो हमारा जिंदगी का स्टॉप हो जाएगा कि 40,000 के बाद तो हमें चाहिए भी नहीं, हम कोशिश भी नहीं करेंगे 40,000 से ऊपर पढ़ने की। ये सिचुएशन था। लेकिन बाद में जब अच्छा गाइडेंस मिला, कोचिंग इंडस्ट्री मतलब कॉलेज से निकले और जब देखा कि हाथ में कुछ नहीं है, जब होने को कुछ नहीं था, तो फिर कोचिंग करी। और कोचिंग के बाद तब दिखाई पड़ा कि यार अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना और पढ़ाना इसे कहते हैं, तो हम जो 4 साल करके आए हैं वो बेवकूफ़ी थी। और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि यार है ना कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। कैपेसिटीज बहुत है हमारे अंदर, बारूद का ढेर बहुत है, बस एक चिंगारी लगाने वाला चाहिए। तो हर बच्चे की लाइफ में वो मोमेंट आता है। और आप सभी बच्चे जो इसको देख रहे हैं, आप सब के सब बारूद के एक बहुत बड़े ढेर हो यार। मैकेनिकल इंजीनियर्स को तो कहने ही क्या, बस वो अगर कोई भी गिव अप करने के मूड में है कि यार हमसे नहीं होगा, हमसे, आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ टेक्निकल की बात करो, आप जिंदगी में जो भी सोच रहे हो और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी, तो आप खुद को कम आंक रहे हो। आपको सिर्फ एक चाणक्य की जरूरत है जो आपको सही रास्ता दिखा दे, उसके बाद तो आप में पूरी काबिलियत है ही। ऐसे ही हमको भी कोई मिल गया होगा जिन्होंने सिखा दी चीजें, जिन्होंने बता दी चीजें, जिन्होंने मोटिवेट कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर आप IIT बॉम्बे पहुंचो, ISC पहुंचो, आप IAS क्लियर करो, फिर तो आसमान है उड़ने के लिए। सर टीचिंग लाइन में कैसे घुसने का हो गया? क्या एमटेक के बाद एक रिसर्च या फिर अलग चीज में जाने का होता है आपका? एकदम से ना आपने कॉलेज प्रोफेसर लिया, आप पहुंचे गेट फैकल्टी साइड में कि आप गेट की प्रिपरेशन कराने लगे, तो वो कहाँ से एकदम से पाथ चेंज हुआ? मैं टीचिंग फील्ड में बहुत सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। मतलब कॉलेज के बाद जब IIT पहुँचे थे तो वहाँ पर एक नई दुनिया दिखी, स्टार्टअप कल्चर्स उसमें शायद बूम पे था, housing.com लॉन्च हुई थी और अच्छा कर रहे थे लोग। तो दिमाग में नौकरी से ज़्यादा बिजनेसेस एंटर कर चुके थे। वही है ना कि आप अपने सराउंडिंग को देख करके इंस्पायर होते हो। तो बीटेक के कॉलेज में थे तो ये था कि हमारे सीनियर्स ने कुछ नहीं किया तो हमारे भी बस की बात कुछ नहीं है। लेकिन जब आप IIT पहुंचे तो दिख रहा है कि जब आसपास के लोग इतना बड़ा बड़ा कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो क्यों ना हम करें। सो काफ़ी वहाँ भी फाइट किया, कुछ चीज़ें की, फेल हुए, फिर कुछ नया ट्राई किया, फेल हुए। फिर कॉलेज से जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था उसमें कुछ दिन रहे, लेकिन उसमें जब मन नहीं लगा तो एक लिमिट के बाद ये हुआ कि यार अब पता नहीं क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे टीचर थे प्रोफेसर पराग भार्गव, जिनके अंडर मैंने अपना मास्टर्स का प्रोजेक्ट किया है। मैं जब गिव अप वाले मोड पे आ गया तो मैं उनसे एक बार फिर मिला था कि मैंने कहा सर समझ नहीं आ रहा, जो जॉब कर रहा हूँ उससे पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन शायद ये हम करना नहीं चाहते थे कभी। तो डर भी लग रहा है कि इसको छोड़ूं, दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी जिसको मैं आज भी अपने साथ लेके चलता हूँ। अब उसको आप कॉन्फिडेंस बोल लो, ओवर कॉन्फिडेंस बोलो। उन्होंने मुझसे कहा था कि विश्वजीत, तुमने पिछले 2 साल में एक चीज़ अर्न की है, IIT मुंबई की डिग्री, और ये जो IIT बॉम्बे का टैग तुम्हारे साथ जुड़ा है, अब तुम चौराहे पे सिंपल खड़े भी हो जाओगे ना तो भी तुम इतना पैसा अर्न कर लोगे जितना नॉर्मल नौकरी वाला कर नहीं सकता है। तो तुम अगर खुश नहीं हो तो एक जॉब को छोड़ के दूसरी जगह जाने
में सोचना नहीं बहुत ज़्यादा। तुम इसको छोड़ोगे तो दूसरा तुमको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। दैट वॉज द पॉइंट विच बूस्टेड सो मच कॉन्फिडेंस इन मी कि यार अगर मज़ा नहीं आ रहा है, जस्ट लीव दिस जॉब एंड फाइंड सम अदर वे। क्लिक। और ये चीज़ मैं बता दूं कि लाइफ में हर आदमी पैसों के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है, करना भी चाहिए, है ना। लेकिन बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं जो सच में वो करना चाहते थे। यस सर। और जब आप कोई ऐसा काम मिल जाता है ना लाइफ में कि यार इस काम को करने से पैसे भी आ रहे हैं और इस काम को करने में मजा भी आ रहा है, तो फिर एक अलग लेवल की फीलिंग आती है। सर ये आज का जो पॉडकास्ट है, जो भी हमारी बात हो रही, इसको सर शॉर्ट में रखना चाह रहा था, क्योंकि अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अपनी बातें कभी नहीं ख़त्म होने वाली, इतना मैं जानता हूँ। 10 की 10 पॉडकास्ट बना सकते हैं। सर एक सवाल था जो कि एक ही सवाल में तो बोल बोल के बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिया। एक सवाल था सर, जैसे आपको थर्ड ईयर में डिसाइड करना ही पड़ता है एज अ कोर ब्रांच वाले, क्योंकि सर CSID का क्लिक हो जाता है, ठीक है, उनके पास एक प्लान पूरा रहता है। थर्ड ईयर में सब करियर, क्योंकि घर वालों से भी प्रेशर आने लगता है कि क्या भाई इसके बाद क्या करना है, रिलेटिव्स का तो सबसे ज़्यादा ही रहता है। और सर अब भी ये होता है कि आप सीधे बोल नहीं सकते कि मेरे को बिजनेस करना है या वो करना है, थोड़ा सा मतलब शांति चाहिए रहती। तो सर क्या गेट वाला जो फंडा रहता है कि चलो गेट की कोचिंग कर रहे हैं तो 2 साल के लिए शांत हो गए मम्मी पापा की, जो भी लोग हैं वो शांत हो गए, तो आपके लिए सर अगर मैं बोलूँ कि गेट का इतना कंपटीशन है या कोई भी एग्जाम का कंपटीशन है, तो किस व्यक्ति के लिए गेट सही है? अगर मैं उसको मैनिपुलेट कर दूं, मैनिपुलेट इन द सेंस कि मैं उसको बोल रहा हूँ यार देख इधर पर इतने लोगों का परसेंटेज है, और वो मैनिपुलेट हो गया कि हाँ यार बात तो सही कह रहे, तो क्या सर गेट उसके लिए था? हाँ सर, मतलब सर फैक्ट से मैं बोल रहा ना कि देखो UPSC में 795 बस सिलेक्शन होता है, 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, 0.01 का प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्ट होने। अगर ये बात पे आ गया तो सर क्या वो कभी उस एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है, या उसके अंदर वो जुनून था कि वो निकाल ले, या उस एग्ज़ाम के लिए बना था आपके हिसाब में? यार लक्षित देखो ऐसा है कि अगर आप डरोगे तो फिर 10 लाख में से UPSC में सिर्फ 700-800 सिलेक्ट हो रहे हैं, इतने सारे लोग रिजेक्ट किए जा रहे हैं। अगर आप इस रिजेक्शन से डर रहे हो तो फिर वो एक आदत बन जाता है। फिर तो आप कल को कोई एक ऐसी जॉब निकले जहां पर एक पोस्ट है और सिर्फ 3 लोगों ने फॉर्म भरा है ना, तो फिर आपका वो जो डर वाला एटीट्यूड है वो यहाँ पर भी हावी रहेगा कि यार एक ही जॉब है यार, 3 लोगों ने अप्लाई किया है, मुझसे सारे अच्छे ही दिख रहे हैं, मुझसे अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझसे अच्छी पर्सनैलिटी है। तो अगर ये डर वाला एटीट्यूड बैठ गया तो ये फिर 10 लाख में से चाहे 700 का सिलेक्शन हो यहाँ भी रहेगा, और 2 जॉब में से एक अगर मिलना हो तो भी फिर डर वाला एटीट्यूड रहेगा। तो ये डर वाला एटीट्यूड जीवन से निकालना है, और उसके बाद तो फिर सारी चीज़ें आसान है। और रही बात ये कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, वो तो सब किनारे वाली बातें हैं, उस पर ज़्यादा कौन क्या सोचेगा क्या मतलब है। बहुत ही सर स्ट्रेट फॉरवर्ड है शॉर्ट में आंसर। हाँ सर। लक्षित जब आप सक्सेस पाते हो तब धीरे से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब आज जब मैं किसी बच्चे से बात करूं, तुमसे बात करूं, और अगर तुम्हारे पास कोई अचीवमेंट नहीं है तो आई विल जस्ट टेक किया, ठीक है समबडी इज देयर। लेकिन यही तुम्हारे साथ एक कोई सक्सेस जुड़ जाए तो मेरे दिल में अपने आप से एक रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए। फिर तुम्हारे एक और सक्सेस जोड़ दो तुम, तो फिर आसपास के लोगों का नजरिया तुम्हारे लिए बदल जाएगा। तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इवन पेरेंट्स, काफी पेरेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन अगर आप सक्सेस छोटी छोटी सी सक्सेस अपनी जिंदगी में ऐड ऑन करते रहे ना तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है तुमको लेकर के। तो फिर तुम जिंदगी में कुछ भी बोल दो कि मुझे बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो दे विल ट्रस्ट ऑन यू। कुछ बैकग्राउंड में दिखाना, पोर्टफोलियो में कुछ अच्छी चीजें दिखाना, मतलब हाँ, छोटी छोटी जो सक्सेस मिलती हैं वो सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए नहीं। छोटी छोटी सी जो सक्सेस मिलती है ना वो तुम्हारे अंदर का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं कि नहीं यार जब मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो फिर बड़ी चीज तो कर ही सकता हूँ। सब मजा आया आज की, सीधा बोल रहा सर। क्योंकि सर एक टाइप पे बोला जाए तो यू आर वन ऑफ द रोल मॉडल्स। मतलब सब फील्ड मेरी पूरी अलग है, आपका अलग, बट सर जो टोम के टाइम पे मज़ा आया था ना आपसे पढ़ने में, तो सर अभी के लिए रैप करेंगे, बट
एक और या 2-3 जितनी भी होगी सर, कभी ना कभी तो आएगा रिसेंट टॉपिक पे, ये तो पक्की बात है। आपसे सर कनेक्शन नहीं छूटने दूंगा मैं। और सर अभी के लिए तो रैप करते हैं सर। आखिरी चीज सही है। व्यूअर्स के लिए, गेट वाले अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, नॉट जस्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, पूरा गेट वाले अगर जो भी बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं फिर से बता दूं, मैं एक बार ही बता दूं, बाकी अपने जो सेशंस होते हैं उसमें तो बताते ही रहते हैं कि यार ये जो एग्जामिनेशन है नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है, तो हल्के नहीं है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इम्पॉसिबल भी नहीं है बेटा। तो अगर आप मन बनाए हो कि ये इस तरफ जाना है, तो फिर आपको डेडिकेशन के साथ 1 साल 1.5 साल 2 साल लगाने पड़ते हैं। यूट्यूब पे 4 घंटे में गेट कैसे क्रैक करें, 10 दिन में कैसे क्रैक करें, 15 दिन में टॉपर कैसे बने, ये सब चीज़ें छोड़ दो। इंटरनेट का ज़माना है, अभी ओवर इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो आपके पास अनाप शनाप इन्फॉर्मेशन भी है, तो फोकस्ड रहो। और इन केस इफ़ यू नीडेड तो यू कैन फाइंड सम मेंटर जिसके साथ आप तैयारी करना चाहते हो। तो किसी बच्चे के लिए कोई एक है ना इंस्पिरेशन का सोर्स हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है। जस्ट फाइंड राइट सोर्स, राइट गाइडेंस। पॉडकास्ट या पसंद आया तो जस्ट लाइक द वीडियो, ठीक है। एक चीज लिखना है कमेंट में, विश्वजीत वर्मा ओपी, ठीक है, ये चीज जरूर लिखना है। सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है। और ये सब सारे बच्चे, सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नए नए जो क्रिएटर्स हैं, जो कुछ नई कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करें सो दैट कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और जिंदगी में कुछ और बड़ा करने का हौसला मिले। सो जस्ट सपोर्ट। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट।